शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं और ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी सड़कों पर एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में खुलकर उनके पक्ष में आ गया। इस बीच अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने उनका संदेश दिया है कि वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे और अपना वादा पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली में सियासी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा और अपना वादा पूरा करूँगा। अरे चारा खाने वालों ने भी पहले इस्तीफा दे दिया था, शराब वालों ने अभी तक भी इस्तीफा देने से मुकर हैं। आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोनों ही ओर से एक दूसरे पर तीखे हमले हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन के नेता भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आपके सुर में सुर मिला रहे हैं। इस बीच केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने उनकी चिट्ठी पढ़ लोगों को संदेश दिया कि जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। दूसरी ओर आज गिरफ्तारी के बाद तीसरे दिन भी ईडी अपने सवालों की फहरिस्त के साथ केजरीवाल से सवालों का जवाब जुटाने की प्रक्रिया में जुटी हुई थी। इस बीच आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए दावा किया कि शराब घोटाले से जुड़ा चंदे का मनी ट्रेल केजरीवाल के खिलाफ नहीं मिला है, बल्कि बीजेपी को ही इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फायदा पहुँचाया गया है। आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। इस बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के एक और नेता और विधायक गुलाब सिंह के खिलाफ ईडी की छापेमारी हुई है, तो शराब घोटाला केस में गिरफ्तार कई कविता की भी 3 दिन तक रिमांड बढ़ गई है। संभावना ये भी है कि कविता और केजरीवाल को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। बीजेपी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। बीजेपी यही चाहती है कि चुनाव न लड़े हमारे सामने, उनको अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लो, ममता दीदी को प्रचार करने से रोको, उन पर कोई सीबीआई, उन पर कोई ईडी की रेड कर दो, उनके रिश्तेदारों पे उनके दो। ये क्या अपने आप को भगवान समझने लगे? अहंकार हो गया इनको कि हम ही चुनाव लड़ेंगे, हम ही जीतेंगे। मुख्यमंत्री और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल वो भी ईडी की गिरफ्त में है, और ये सब शराब घोटाले के लिए जो कल तक क्लीन चिट बाकियों को देते थे, ईमानदारी की चिट देते थे, और मैंने कहा था किंग पिन का नंबर भी आएगा, और कल किंग पिन का नंबर आया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आतिशी ने दावा किया है कि उन्हें दिल्ली पुलिस ने आपके दफ्तर जाने से रोका। सारे पार्टी के नेता यहाँ पे आज, उनको हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने दिया जा रहा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में पूरा इंडिया गठबंधन भी एकजुट होकर बीजेपी पर हमला बोल रहा है। घोर आपत्तिजनक है, मैं निंदा करता हूं, और ये पूर्व उदाहरण तैयार कर रहे हैं। ये अभी तो केवल दूसरे लोगों को कर रहे हैं, थोड़े दिनों में भाजपा के जो लोग इनके खिलाफ उनको जेल भेजेंगे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सारे सीनियर लीडर्स को जेल में डाला हुआ है, क्लियरली दिखा रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कॉन्स्पिरेसी है। क्योंकि कहीं भी अब तक ईडी जब भी कोर्ट में पेश हुई है, उन्होंने कोई तथ्य नहीं दिखाए कि किस आधार पर यह बना है, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो या एविडेंस हो। जबकि बीजेपी ने भी इंडिया गठबंधन के खिलाफ
पूरी तरह से कमर कस ली है। याद करिए, कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पानी पी पी कर कोसा था अरविंद केजरीवाल जी के एक्साइज पॉलिसी को। और आज आप देखिए, ये जो गठबंधन गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, ये किस प्रकार करवट बदल रही है। जाहिर है चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आती जा रही हैं, दिल्ली के रास्ते एनडीए और इंडिया गठबंधन की चुनावी जंग और तेज होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद राजनीति गर्म है। गठबंधन के समीकरणों के साथ ही दल बदल का खेल हावी है। विपक्षी एकता पर सवाल उठ रहे हैं तो एनडीए के सामने भी कुछ चुनौतियां ऐसी हैं जिनका समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक और गुजरात से लेकर हिमाचल तक कैसे सियासी हलचल बढ़ी है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। चौबीस की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बाजी कौन मारेगा, इसका फैसला 4 जून को होगा। सियासी शतरंज की हर चाल चौंका रही है। गठबंधन बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। बयानों की बाढ़ के बीच भाषा की मर्यादा के सवाल भी उठने लगे हैं। राजनीतिक लक्ष्मण रेखा पार करने की राजनीति की शुरुआत बिहार से हुई है, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के एक बयान पर बवाल मचा है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे लेकर राजनीति गर्मा गई है। लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू प्रसाद। ये कौन सी जुबान बोल रहे हैं सम्राट जी? कुछ भी नहीं छोड़िएगा, मानवीयता नाम का कुछ भी नहीं, मतलब कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। आप एक पिता पुत्री के रिश्ते पे इस तरह की ओछी टिप्पणी करके ना, आप लालू जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं, रोहिणी जी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। आपने अपने बारे में पूरी दुनिया को बता दिया कि आपकी सोच, आपकी समझ में कितना ओछापन, कितना घटियापन है। किडनी और टिकट का कनेक्शन सम्राट चौधरी कहां से लाए, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में इंडिया गठबंधन में भी तकरार बढ़ने लगी है। विवाद आरजेडी के उम्मीदवार घोषित होने के बाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद की पार्टी के इस कदम से कांग्रेस नाराज है, क्योंकि अभी तक गठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी है। बिहार में आरजेडी ने 13 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, जबकि सीपीआई-एमएल ने 3, सीपीएम ने 1 और सीपीआई ने भी अपने एक प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। लेकिन कांग्रेस कुछ तय नहीं कर पा रही है। बिहार में कांग्रेस तो लालू के बैसाखी के सहारे है और मृत प्राया है, तो लालू जी के साथ रहना उनकी मजबूरी है। कांग्रेस की आग्रह सुनने वाला कौन है? उनके जो आका हैं कांग्रेस के, वो जब मत्था टेके हुए हैं लालू के नीचे, तो बाकी ये प्रदेश नेतृत्व के बोलने से क्या फर्क पड़ने वाला है। इंडिया अलायंस जो टुकड़े टुकड़े के गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग टुकड़े टुकड़े में ही विभक्त रहेंगे। ये आपस में खुद को नहीं जोड़ पाएंगे, भले भारत जोड़ने की बात करते हैं। बिहार की तरह महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन का गणित गड़बड़ है। सीट शेयरिंग को लेकर अब तक रास्ता नहीं निकल पाया। तकरार इतनी बढ़ गई है कि मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। इस सीट पर कांग्रेस के संजय निरुपम की नजर थी, इसलिए संजय अब पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने लगे हैं। जब किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और खासकर वो मुख्यमंत्री के पद पर है, तब इस तरह का मैसेज आना कि वो जेल में रह के भी सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की ओर इंगित करता है। गठबंधन की इस उलझन वाली राजनीति के बीच हिमाचल की राजनीति में फिर तूफान आ गया है। दिल्ली में आज हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ली। इसके जरिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। मोदी की गारंटी पर ही आज देश विश्वास करता है और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में
हम और सशक्त होंगे। कोई भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में न जनता खुश है, न कोई व्यक्ति खुश है, न कांग्रेस का कैडर खुश है, न कांग्रेस के नेता खुश हैं। और ये ऐसे नेता हैं जिनको सम्मान जो कांग्रेस पार्टी में जो इनका अधिकार बनता था उससे बार बार जो है वो वंचित किया गया। बागी और निष्कासित विधायक सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र सिंह राणा, चैतन्य शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इंदर दत्त, लखन पाल ने आज बीजेपी का दामन थामा। आज कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के अंदर विघटन इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी का कोई इस देश के प्रति विजन नहीं रहा है और पार्टी को ये पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है। आज लगता है कि कांग्रेस का हाई कमान नजर नहीं आता है। हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करते थे, सुनवाई नहीं होती थी। हम राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करते थे, कोई सुनवाई नहीं होती थी। और ये पूरे देश में कांग्रेस में जो पॉलिटिकल डिजास्टर हो रहा है, आने वाले समय में मुझे लगता है और होने वाला है। माना जा रहा है कि बीजेपी इन सभी को विधानसभा उपचुनाव के लिए टिकट दे सकती है। हिमाचल में लोकसभा के साथ ही 6 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव की घोषणा की जा चुकी है, मगर सियासी शतरंज पर एक और चाल 3 निर्दलीय विधायकों ने भी चली है। कल ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले 3 निर्दलीय विधायक होशियार सिंह, केएल ठाकुर और आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हिमाचल में बीजेपी का बढ़ता कुनबा कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है। सुक्खू सरकार का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। जब ये लोग देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि जनता के वोट से जब इन्हें सत्ता नहीं मिलती, जनता के वोट से सत्ता में नहीं आते, तो कोशिश ये की जाती है कि नोट के दम से सत्ता हथियाई जाए और लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जाए। हिमाचल में कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ रही है तो चुनावी मैदान में गुजरात में बीजेपी के 2 उम्मीदवार पीछे हट गए हैं। वडोदरा से मौजूदा सांसद रंजन बेन ने और साबरकांठा से भीकाजी ठाकुर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मुझे ऐसा हुआ कि जिस तरह से ये 2-4 लोग ये जो मेरे वडोदरा को बदनाम कर रहे हैं, तो इससे अच्छा मैं ही खुद चुनाव न लड़ूं। मौका चुनाव का है और हर कोई अपनी अपनी रणनीति बना रहा है। जिस तरह जगह जगह उठापटक हो रही है, उससे साफ है कि सियासी शतरंज की बाजी जीतने के लिए हर कोई जोर लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के धार में मौजूदा भोजशाला परिसर में लगातार दूसरे दिन भी सर्वे जारी रहा। पहले दिन गैर हाजिर रहे मुस्लिम पक्ष ने आज सर्वे को गैर जरूरी करार दिया, जबकि हिंदू पक्ष ने अपने दावे पर वे कायम रहे हैं। एएसआई को 6 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है। गौशाला जो नाम से प्रतीत होता है कि हिंदू मंदिर है। मैं तो सर्वे कल का जो है पूरा 0 मानूंगा। सांच को आज का जो सांच है वही सामने आना है। भोजशाला का सच जानने के लिए एएसआई ने लगातार दूसरे दिन भी सर्वे किया। वैज्ञानिक आधार पर तथ्य जुटाए गए और हकीकत पता लगाने की कोशिश की। पहले दिन मुस्लिम पक्ष सर्वे से दूर रहा, मगर आज उनकी ओर से कई सवाल उठाए गए। सर्वे की वैसे जरूरत नहीं थी, पुराना सर्वे मौजूद है। हम लोग नए सर्वे के खिलाफ। भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, इसका पता लगाने के लिए कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को इसे लेकर आपत्ति है। हालांकि हिंदू पक्ष के अपने तर्क हैं। न्यायालय की एक प्रक्रिया है, उसको फॉलो करते हुए जैसे देश में बड़े निर्णय हुए हैं। अपन ने अभी अयोध्या में राम मंदिर देखा है, काशी और ज्ञान वापी में व्यासपीठ में गए, तो वो एक जो है प्रक्रिया के तहत गए हैं, क्योंकि न्यायालय सर्वोपरि है। न्यायालय का जो आदेश रहेगा वो मान्य रहेगा और उसी के तहत एएसआई ने जो सर्वे की अनुमति मांगी थी वो उसी के तहत आज जो सर्वे हो रहा है, तो इसमें अभी तो प्रत्यक्ष रूप से जितने प्रमाण है वो तो स्पष्ट दिखा रहे हैं। और अब जांच में खुदाई में कितने प्रतीक चिन्ह निकलते, कितने अपने इंस्ट्रक्शन निकलते हैं, उससे स्पष्ट होगा कि ये राजा भोज की प्रतिमा, राजा भोज द्वारा बनाई गई भोजशाला है। जो वाग्देवी की मूर्ति यहीं पर स्थापित थी। भोजशाला एक एएसआई संरक्षित स्मारक है, जिसे हिंदू देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं।
जबकि मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग इसे कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। 7 अप्रैल 2003 को जारी एएसआई के एक आदेश के अनुसार हिंदुओं को हर मंगलवार को भोजशाला परिसर के अंदर पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को हर शुक्रवार को परिसर में नमाज अदा करने की अनुमति है। इसके खिलाफ ही कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसके बाद सर्वे का आदेश हुआ, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसे कराने के तरीके को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है। माननीय हाईकोर्ट ने, अगर आप अधिकारी लेवल पे उसका सब जानते हैं, तो जब पिटिशनर को दोनों तरफ पक्ष के मौजूदगी में सर्वे का ऑर्डर किया गया है कोर्ट ने, तो जब एक पक्ष मौजूद नहीं है तो आपने सर्वे किया क्यों? और अगर करना भी था तो कम से कम 24 घंटे पहले या एक दिन पहले उसकी सूचना या जो भी नोटिस किया था उससे हमें तामील तो कराना था। भोजशाला का विवाद दशकों पुराना, लेकिन वर्ष 2022 में इंदौर हाई कोर्ट में दायर एक याचिका ने इसे एक नया मोड़ दे दिया। याचिका में यहां सरस्वती देवी की प्रतिमा स्थापित करने और पूरे परिसर की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करवाने की मांग की। याचिका में यहां नमाज बंद कराने की भी मांग की गई थी। हिंदू पक्ष भोजशाला को पूरी तरह अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहता है। माननीय न्यायालय के समक्ष मां सरस्वती मंदिर भोजशाला का पूर्ण आधिपत्य लेने गए हुए हैं। सदियों से जो यहाँ का हिंदू समाज, महाराजा भोज स्मृति वसंतोत्सव समिति जो यहाँ पर संघर्ष कर रही है, हिंदू समाज जो यहाँ पे सत्याग्रह कर रहा है, उसी के बिना पे कि पूरी भोजशाला का आधिपत्य हिंदू समाज को सौंपा जाए। 365 दिन 24 घंटे निर्बाध रूप से माँ सरस्वती की पूजा, हवन, आरती हो। भोजशाला में हाईकोर्ट के आदेश पर हो रहे सर्वे को रोकने की मांग लेकर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है, यानी सर्वे जारी रहेगा। एएसआई को 29 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट इंदौर हाई कोर्ट में पेश करनी होगी। जिस 5 सदस्यीय कमेटी, जिसमें एएसआई के 5 निर्देशक के लेवल के लोग और वो 5 लोग सदस्य के निर्देशन में एक कमेटी बनने के बाद यहाँ के स्थानीय पिटिशनर्स को लेकर और सर्वे प्रारंभ होगा ऐसा, और 6 सप्ताह के अंदर माननीय न्यायालय के पटल पर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसे आज सुबह 6 बजे सूर्य उदय के साथ ही सर्वे प्रारंभ हो चुका है और जल्दी उम्मीद है कि सर्वे व्यवस्थित होने के बाद सर्वे की रिपोर्ट माननीय न्यायालय के पटल पर रखी जाएगी। भोजशाला पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं। ऐसे में सच क्या है, इसका पता सर्वे के जरिए ही लगने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। मॉस्को हमले पर पुतिन का बड़ा आरोप, यूक्रेन भागने की फिराक में थे आतंकी, यूक्रेन में थी मदद की बड़ी प्लानिंग, हमारे पास कई अहम सबूत मौजूद हैं। पुतिन ने मॉस्को हमले पर दुख जताया और कहा कि यह हमला रूस पर हमला है। जिस तरह से रूस की राजधानी मॉस्को में आतंकी हमला किया गया, अब तक 115 लोगों की जान जा चुकी है। इस मामले पर राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान कि यूक्रेन भागने के फिराक में थे आतंकी, क्योंकि यूक्रेन में उन्हें मदद करने की पूरी प्लानिंग की गई थी। हालांकि इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली, लेकिन पुतिन ने साफ कहा है कि यूक्रेन का भी इसमें हाथ है और यूक्रेन भागने के फिराक में थे आतंकी, हमारे पास कई अहम सबूत मौजूद हैं। यहाँ चीख पुकार मची हुई है। रूस की राजधानी मॉस्को के पास कंसर्ट हॉल में आतंकी हमला हुआ है। अब से कुछ देर पहले यहाँ संगीत की धुन में मग्न लोगों को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यहाँ अब आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। अचानक से म्यूजिक से हटकर एक अलग आवाज सुनाई देती है और वो थी गोलियों की तड़तड़ाहट। फिर क्या, जिस क्रॉकस सिटी हॉल में सब जश्न मना रहे थे, उसी क्रॉकस सिटी हॉल में गोलियों की आवाज सुनते ही अफरा तफरी मच गई। यहाँ अब तक कई लोगों को ये आतंकी मौत के घाट उतार चुके हैं। हॉल के अंदर अफरा तफरी मची हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोई बचकर भागने की कोशिश कर रहा है तो कोई कुर्सियों के नीचे छिपने की कोशिश कर रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये क्रॉकस सिटी हॉल का दूसरा एरिया है। इन तस्वीरों में आपको सेना की वर्दी में 4 हमलावर दिखाई देंगे। पहला आतंकी सबसे आगे कोने में खड़े लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहा है और इसके पीछे 2 और आतंकी लोगों पर बिना रुके गोलियां बरसा रहे हैं। तभी पीछे से एक और आतंकी मासूमों पर गोलियां बरसाता हुआ आता है और गोलियां बरसाते हुए हॉल के दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जाने से पहले आतंकी बंदूक की खत्म हुई मैगजीन को भरता है और फिर से गोलियां बरसाना शुरू कर देता है।
आतंकियों के इस बर्बरता की तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। आतंकियों ने जब इस वारदात को अंजाम दिया तब उस समय हॉल में 6000 से अधिक लोग थे। आप सोच सकते हैं कि जब इन सब लोगों को इस हमले की जानकारी मिली होगी तो वहां का माहौल कैसा रहा होगा। सेना की वर्दी में 4 हमलावर मॉल में घुसे। पहले आतंकी ने कोने में खड़े लोगों पर फायरिंग की और 2 और आतंकी ने बिना रुके गोलियां बरसाईं। पीछे से एक और आतंकी ने गोलीबारी की। गोलीबारी शुरू होने के 1 घंटे बाद रोज गवाडिया स्पेशल फोर्स क्रॉकस सिटी हॉल पहुंची और आतंकियों को खत्म करने के लिए बिल्डिंग में एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू कर दिया और एक संदिग्ध को रूसी फोर्स ने हिरासत में भी ले लिया है, जबकि 2 संदिग्धों को पुलिस ने दबोचा है। गोलीबारी और धमाके की वजह से हॉल में आग लग गई थी, जिसे बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। कंसर्ट हॉल में सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका के बीच 70 से अधिक एम्बुलेंस मौके पर तैनात की गई। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को सलाह जारी करते हुए कहा था कि चरमपंथी मॉस्को में बड़ी सभाओं को निशाना बना सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने ये अलर्ट अपने नागरिकों के लिए जारी किया था, जिस पर रूस ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। इस हमले की अमेरिका ने निंदा की है और अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जो भी अमेरिकी नागरिक जहां भी है वहीं रहे। इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने ली है। इस आतंकी हमले के बाद अब पुतिन को जिन जिन पर शक है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने का प्लान बना सकते हैं। हाल ही में चुनाव जीतकर फिर से रूस के राष्ट्रपति बने व्लादिमीर पुतिन की उम्मीदों और सोच पर चोट है, जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और माना जा रहा है कि इस हमले से गुस्साए पुतिन का कहर यूक्रेन पर बरसेगा। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की साफ कर चुके हैं कि इस हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यूक्रेन पर हो रहे हमले पर वो पुतिन पर निशाना साध रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी भी देश ने दखल देने की और हमारे देश के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश की तो रूस की इस पर तुरंत प्रक्रिया होगी। ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं जो इतिहास में पहले कभी अनुभव नहीं किया गया होगा। वैसे इस वक्त दुनिया की महाशक्तियों को प्रधानमंत्री मोदी की वो बात याद आ रही होगी जिसमें वो हमेशा आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को एकजुट होने का आह्वान करते आए हैं। हमारी आवाज में आतंक के खिलाफ दुनिया को सतर्क करने की गंभीरता भी है और आक्रोश भी, और इसलिए मानवता की खातिर आतंक के खिलाफ पूरे विश्व का एकमत होना, एकजुट होना मैं अनिवार्य समझता हूं। देखना यह है कि क्या दुनिया की सभी महाशक्तियां आतंकवाद की सही परिभाषा गढ़ने के साथ साथ इसके खिलाफ एकजुट कब तक होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के भूटान दौरे के बाद भारत लौट आए हैं। भारत ने अपने पड़ोसी को सौगात दी तो भूटान ने भी पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई कहकर संबोधित किया। जाहिर है चीन को भारत और भूटान की करीबी दोस्ती रास नहीं आ रही होगी। पीएम मोदी का भूटान दौरा चीन का तनाव बढ़ा रहा है। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। भारत और भूटान के संबंध जितने प्राचीन है उतने ही नवीन और सामयिक भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भूटान दौरा खत्म हुआ और भूटान नरेश जिग्मे नामग्याल खुद उन्हें एयरपोर्ट पर विदा करने आए। भूटान की मेहमान नवाजी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, मेरे दिल्ली लौटते समय भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के हवाई अड्डे पर आने के विशेष भाव से मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। इन तस्वीरों और भूटान के राजा के हाव भाव को देखकर चीन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि यहां से भारत और भूटान की दोस्ती की नई कहानी लिखी गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान ने ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो से सम्मानित भी किया है। साथ ही यहां के प्रधानमंत्री टोबगे ने पीएम मोदी को दोस्त और बड़े भाई कहकर भी संबोधित किया। दरअसल भूटान भारत के भरोसे पर खरा उतरने के लिए भारत के हितों को हमेशा से समझता रहा है। वह चीन के दिए
कई ऑफरों के बाद भी उसके चालबाजी वाले प्रोजेक्ट BRI से दूर रहा है। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भूटान भारत का वो पड़ोसी देश है जो चीन की इस चालबाजी को समझता है। भूटान को अच्छे से पता है कि भारत ही उसके हितों की रक्षा कर सकता है, इसलिए पीएम मोदी की 2 दिन की यात्रा को भूटान ने पूरी गंभीरता से लिया है। मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में भूटान टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में नई ऊंचाइयां छुएगा। आज जब दुनिया क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब भूटान की ये कार्बन न्यूट्रल प्रगति विश्व को रास्ता दिखाएगी। वैसे एक समय ऐसा भी आया था जब चीन भूटान पर दबाव बना भारत से दूरी बनाने की कोशिश ज्यादा ही कर रहा था, लेकिन भारत और भूटान को करीब आने से वो नहीं रोक पाया। हाल ही में 2023 में बीजिंग के साथ 25वें दौर की सीमा वार्ता आयोजन के दौरान भी भूटान ने भारत को इस बातचीत की पूरी जानकारी दी थी। ऑलमोस्ट लास्ट विजिट है उनकी, इससे पहले के इलेक्शंस हों। उन्होंने चुना कि भूटान जाने के लिए। इससे एक सबसे बड़ी बात ये जाहिर होती है कि हमारे रिश्ते भूटान के साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और इसीलिए वहाँ पर जिस तरह का उनका स्वागत हुआ, जिस तरह के एग्रीमेंट साइन हुए, जिस तरह की प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट हुए, ये सारे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये बायलैटरल रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। दूसरी ओर भारत के साथ सीमा पर निर्माण कार्य को लेकर भी वो गंभीरता से विचार कर रहा है। हालांकि भूटान की नजर इस बात पर भी है कि चीन कहीं उसके खिलाफ कोई साजिश न रच दे। चीन और भारत के संबंधों के बीच में भूटान की एक भूमिका है, और चीन जो है वो उसको हर जगह अपना कंट्रोल करना चाहता है। चीन और भूटान के बीच कुछ डिस्कशन चल रहे हैं, तो भारत ये बताना चाहता है कि उनकी जो संप्रभुता है, उनकी जो टेरिटोरियल सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी है, उसमें भारत हमेशा उनके साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा, और यही बताने का प्रधानमंत्री का पूरा प्रयास है। और मैं समझता हूँ कि उनके डेवलपमेंट में, कैपेसिटी बिल्डिंग में और हर चीज़ में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको बता दें कि भारत की हमेशा से चीन की चालाकी पर नजर रही है, क्योंकि भूटान चीन सीमा पर कोई भी समझौता भारत भूटान चीन ट्रांजैक्शन पर डोकलाम क्षेत्र की स्थिति को प्रभावित कर सकता है। यह क्षेत्र भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब स्थित है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। वैसे ये एक विवादित क्षेत्र है जिसके बारे में भारत का मानना है कि यह भूटान का है, लेकिन चीन उस पर दावा करता है। वैसे भूटान की नई सरकार ने भी भारत को आश्वासन दिया है कि वह सीमा रेखा के अपने दावे से पीछे नहीं हटेगी। जैसा कि भारतीय अधिकारी पश्चिम में डोकलाम से लेकर पूर्व में सेर जंगला तक चाहते थे, भारत भी भूटान को अगले 5 साल तक 10,000 करोड़ रुपए की मदद देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।